तो ये इंडियन राजनीति विज्ञान का भाग 2 वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर का अध्याय 14 होगा। अध्याय 14 आइए इसको करते हैं लेनिन। तो लेनिन को आइए हम शुरू करते हैं। इसमें आपको लेनिन का जीवन काल आपको रहा 1870 से लेकर 1924 ईस्वी तक। लेनिन का जीवन काल आपको लेनिन का जीवन काल जीवन का 1870 से लेकर 1924 ईस्वी तक रहा। अब देखिए व्लादिमीर इलिच, बड़ा लंबा नाम है, इतना लंबा नाम कोई रखता है। व्लादिमीर इलिच यूलियानोव लेनिन का जन्म, देखिए व्लादिमीर इलिच यूलियानोव लेनिन का जन्म 22 अप्रैल 1870 को 22 अप्रैल 1870 में 22 अप्रैल 1870 को यूलियानोव्स्क नामक नगर में हुआ था। अब कि मार्क्सवाद को सर्वप्रथम व्यवहार में लाने का श्रेय लेनिन को ही जाता है। तो मार्क्सवाद को सर्वप्रथम व्यवहार में लाने का श्रेय आपको लेनिन को ही जाता है। तो आपको आगे यहाँ पर है कि देखिए लेनिन के शब्दों में क्रांति होती नहीं, लेनिन के शब्दों में क्रांति होती नहीं, क्रांति की जाती है। लेनिन के शब्दों में क्रांति होती नहीं बल्कि क्रांति की जाती है। लेनिन ने एक ही देश में क्रांति लाने के लक्ष्य को उस समय अपनाया जब उसे विश्वास हो गया कि विश्व क्रांति असंभव है। लेनिन ने एक ही देश में क्रांति लाने के लक्ष्य को उस समय अपनाया जब उसे विश्वास हो गया कि विश्व क्रांति असंभव है। आपको आगे देखिए लेनिन की मूल मान्यता देखिए, आपको लेनिन की मूल मान्यता हम देखें। लेनिन की मूल मान्यता आपके यहाँ पर यह है। लेनिन की मूल मान्यता आपके यहाँ पर क्या कि देखिए लेनिन ने मार्क्स की सभी मान्यताओं को स्वीकार किया। लेनिन ने मार्क्स की सभी मान्यताओं को स्वीकार किया। स्वीकार किया था। लेनिन ने मार्क्स की सभी मान्यताओं को स्वीकार किया था। मार्क्स की मान्यताओं को मार्क्स की मान्यता को व्यावहारिक रूप में प्रयोग करने का प्रयास किया। उन्होंने मार्क्स की मान्यताओं में पूर्ण विश्वास रखते हुए कहा कि मैं परिवर्तित परिस्थितियों के अनुसार मार्क्स की व्याख्या कर रहा हूँ। मैं परिवर्तित परिस्थितियों के अनुसार मार्क्स की व्याख्या कर रहा हूँ। अतः लेनिन ने मार्क्स की किसी मान्यता को विसंगतिपूर्ण नहीं कहा। अतः लेनिन ने मार्क्स की किसी मान्यता को विसंगतिपूर्ण नहीं कहा। विसंगतिपूर्ण नहीं कहा। अब उन्होंने मार्क्स के विचारों का प्रयोग करते हुए कुछ नए विचारों का निर्माण किया। उन्होंने मार्क्स के विचारों का प्रयोग करते हुए कुछ नए विचारों का निर्माण किया। पहला आपके यहाँ पर समाजवाद का सिद्धांत, दूसरा आपको है दल का सिद्धांत। आपको है अब लेनिन ने लोकतांत्रिक केंद्रवाद का विचार दिया। लेनिन ने लोकतांत्रिक केंद्रवाद का विचार दिया। लेनिन के अनुसार साम्यवादी लोकतंत्र निर्देशित लोकतंत्र है। लेनिन के अनुसार साम्यवादी लोकतंत्र निर्देशित लोकतंत्र है। तो लेनिन के अनुसार साम्यवादी लोकतंत्र निर्देशित लोकतंत्र है। लेनिन की अक्टूबर 1914 में क्रांति में देखिए लेनिन की अक्टूबर 1914 की क्रांति में रोटी, भूमि और शांति का नारा दिया गया। लेनिन ने अक्टूबर 1914 की क्रांति में रोटी, भूमि और शांति का नारा दिया। लेनिन ने पूंजीवाद के विनाश को अपरिहार्य माना। साम्यवादी क्रांति को सुनिश्चित माना। लेकिन उन्होंने वर्ग की संकल्पना मजदूरों के साथ किसानों को भी जोड़ दिया। अब लेनिन के अनुसार क्रांति का अभिप्राय क्लास इन इटसेल्फ में परिवर्तित होना। लेनिन के अनुसार क्रांति का अभिप्राय क्लास इन इटसेल्फ में परिवर्तित होना है। अब देखिए मार्क्स के अनुसार विचारधारा विचारधारा मिथ्या चेतना है। परंतु लेनिन के अनुसार सर्वहारा वर्ग की भी विचारधारा हो सकती है। मार्क्स के अनुसार विचारधारा मिथ्या चेतना है, परंतु लेनिन के अनुसार सर्वहारा वर्ग की भी विचारधारा हो सकती है। इसलिए पूंजीवाद विचारधारा मिथ्या चेतना है। अब देखिए साम्राज्यवाद का सिद्धांत देखिए। लेनिन की पुस्तक
पुस्तक इम्पीरियलिज्म द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म 1917 है। 1917 आपको लेनिन के अनुसार देखिए, लेनिन के अनुसार पूंजीवाद की उच्चतम अवस्था का आशय वित्तीय पूंजीवाद है। लेनिन के अनुसार पूंजीवाद की उच्चतम अवस्था का आशय वित्तीय पूंजीवाद, उसे एकाधिकारवादी पूंजीवाद भी कहा। लेनिन के अनुसार इंग्लैंड एवं फ्रांस जैसे विकसित पूंजीवादी देश अफ्रीकी महाद्वीप के देशों का शोषण कर रहे हैं, और इस शोषण से वहाँ के सहारा वर्ग को भी लाभ प्राप्त हो रहा है। इससे पूंजीवादी देशों में क्रांति नहीं हो पा रही है। रूस को साम्राज्यवादी शोषण की कमजोर कड़ी कहते हुए लेनिन ने कहा कि यहाँ क्रांति करना ज़्यादा आसान है, क्योंकि रूस में एक संगठित व्यवस्थित दर विद्यमान है। आपके यहाँ देखिए कॉटस्की और लेनिन, देखिए कॉटस्की और लेनिन के मतभेद देखिए, कॉटस्की और लेनिन के मतभेद देखिए आपको। कार्ल कोटस्की की पुस्तक द रोड टू पावर 1909, जिसके उत्तर में लेनिन अपनी पुस्तक द प्रोलिटेरियन रिवॉल्यूशन एंड द रीनिगेड कॉटस्की 1918 में लिखा। अब लेनिन के अनुसार वर्तमान युग में रूस में अभी क्रांति संभव है। इससे पहले पूंजीवाद की प्रतीक्षा करना और पुनः पूंजीवाद क्रांति के पश्चात साम्यवादी क्रांति होना रूस के लिए उपयुक्त नहीं है। जबकि कोटस्की का मानना था कि बुर्जुआ क्रांति के बाद साम्यवादी क्रांति होगी। अब के दल का सिद्धांत देखिए, लेनिन ने अपनी पुस्तक व्हाट इज टू बी डन रिटन 1901 एंड पब्लिश इन 1902 में दल को बुद्धिजीवी और प्रशिक्षित लोगों का संगठन माना। आपको फिर आगे यहाँ पर है, देखिए आपको फिर आगे यहाँ पर कि दल सरबराह वर्ग की सबसे प्रशिक्षित एवं भौतिक रूप में श्रेष्ठ और अग्रवाहक पंक्ति है। दल सरबराह वर्ग की सबसे प्रशिक्षित एवं भौतिक रूप में श्रेष्ठ और अग्रवाहक पंक्ति। देखिए लेनिन के अनुसार दल का मूल कार्य निम्नलिखित है। पहला आपको देखिए सरबराह वर्ग को देखिए, पहला आपको यहाँ पर सरबराह वर्ग को साम्यवादी शिक्षा प्रदान करना। दूसरा आपको है साम्यवादी समाज के निर्माण की योजना बनाना। फिर आपको दूसरा कि साम्यवादी समाज के निर्माण की योजना बनाना। तीसरा आपको है लेनिन के अनुसार क्रांति के लिए भौतिक परिस्थितियों के साथ साथ आत्मगत परिस्थितियां भी होनी चाहिए। लेनिन के अनुसार आपके यहाँ पर कि क्रांति के लिए भौतिक परिस्थितियों के साथ साथ आत्मगत परिस्थितियां भी होनी चाहिए। स्टालिन ने एक देश में समाजवाद का नारा दिया। इन्होंने कमजोर कड़ी का सिद्धांत घेरे का सिद्धांत भी दिया। स्टालिन ने एक देश में समाजवाद का नारा दिया। इन्होंने कमजोर कड़ी का सिद्धांत घेरे का सिद्धांत भी दिया। स्टालिन ऊपर से समाजवादी का सिद्धांत दिया, जिसे राज पूंजीवाद का सिद्धांत भी कहा जाता है, जिसे राज पूंजीवाद का सिद्धांत भी कहा गया। क्रुश्चेव ने शांतिपूर्ण अस्तित्व का सिद्धांत दिया। फिर आपको आगे यहाँ पर है बोल्शेविकवाद आपको है। आगे आपके यहाँ पर बोल्शेविकवाद आपको है। आपको यहाँ पर है। आगे आपके यहाँ पर बोल्शेविकवाद आपको है BALSHEVIS। बोल्शेविकवाद आपको है रूसी शब्द जिसका अभिप्राय बहुमत है। यह एक रूसी शब्द है जिसका अभिप्राय बहुमत है। 1903 में रूसी समाजवादी लोकतांत्रिक श्रमिक दल 1903 में रूसी समाजवादी लोकतांत्रिक श्रमिक दल का विभाजन हो गया। देखिए लेनिन का दल के बहुमत भाग पर नियंत्रण हो गया। जिसे बोल्शेविक दल कहा गया। दल के अल्पसंख्यकों को मेनसेविक कहा गया, जिसके नेता मार्तोव थे। अब लोकतांत्रिक लेनिन ने दल की संरचना को लोकतांत्रिक केंद्रवाद के नाम से व्यक्त किया। लोकतांत्रिक अनुशासन को कठोरता से लागू किया जाएगा। संदर्भ में लेनिन का दृष्टिकोण
संदर्भ में लेनिन का दृष्टिकोण मार्क्स की मेहता से भिन्न है। भारत जैसे उपनिवेशवादी देशों के संदर्भ में लेनिन का दृष्टिकोण मार्क्स की मेहता से भिन्न है। लेनिन के अनुसार देखिए आपको लेनिन के अनुसार पूंजीवाद आज के युग में प्रगतिशील नहीं है बल्कि शोषणकारी है। इस पूंजीवाद से निम्नलिखित खामियां हो रही। पूंजीवाद देखिए पूंजीवादी देशों में वर्गीय चेतना का निर्माण नहीं हो पा रहा है तथा उपनिवेशवादी देशों का शोषण किया जा रहा है। अब देखिए लेनिन और एम एन राय के विचारों में विवाद देखिए। लेनिन और एम एन राय के विचारों में विवाद देखिए। लेनिन के अनुसार भारत में साम्यवादी क्रांति के सहारा वर्ग साम्यवादी दल को बुर्जुआ वर्ग कांग्रेस का सहयोग करना चाहिए और क्रांति का नेतृत्व आपको सहारा वर्ग करेगा। एम एन राय इस मान्यता से सहमत नहीं थे। उनके अनुसार भारत में सहारा वर्ग का पर्याप्त विकास हो चुका है और वह स्वयं क्रांति करने में सक्षम है। अतः बुर्जुआ वर्ग को सहयोग करने की आवश्यकता नहीं है। अब देखिए लेनिन की आलोचना देखिए। रोजा लंगजम्बे ने बोल्शेविकवाद की कड़ी आलोचना की। रोजा की आलोचना निम्नलिखित है। रोजा के अनुसार दल में शक्ति और सत्ता का केंद्रीकरण हो गया। दूसरा देखो क्या सर्वहारा वर्ग के अधिनायक तत्व की बजाय दल का अधिनायक तत्व पूरा हो गया। सर्वहारा वर्ग के अधिनायक तत्व की बजाय दल का अधिनायक तत्व हो गया है। अब तीसरा देखिए रोजा ने स्वतः अस्फुट क्रांति का समर्थन किया। चौथा आपको देखिए रोजा के अनुसार मार्क्स के विचार मूलतः लोकतांत्रिक है। मार्क्स के विचार मूलतः लोकतांत्रिक जबकि सोवियत संघ लोकतांत्रिक संस्थाओं को विनाश कर दिया गया। अब देखिए पांचवा देखिए रोजा कट्टर मार्क्सवादी था। उन्होंने पूंजीवाद के विनाश को अपरिहार्य कहा था। उन्होंने संशोधनवाद की कड़ी आलोचना की। फिर आपको देखिए लेनिन से संबंधित कुछ तथ्य आपके यहाँ पे देखिए। इंपीरियलिज्म द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म 1917 ये लेनिन की रचना हुआ। टू टैक्टिक्स ऑफ सोशल डेमोक्रेसी इन द डेमोक्रेटिक रिवॉल्यूशन 1905 ये भी आपको लेनिन की रचना है। लेनिन की अन्य पुस्तक में द स्टेट एंड रिवॉल्यूशन 1917 है। द डेवलपमेंट ऑफ कैपिटलिज्म इन रूसिया 1893 है। मटेरियलिज्म एंड इम्पीरिको क्रिटिक 1909 अभी है। लेनिन इसका दिसंबर 1 दिसंबर 1990 नामक प्रोग्रेसिव पत्रिका का संपादन किया। सेकंड आपको देखिए द इंटरनेशनल वर्किंग मैंस एसोसिएशन द सेकंड इंटरनेशनल 1889 से 1916 का आयोजन 1889 में हुआ। जिसमें प्लेखानोव और लियोन ट्रोत्स्की ने भाग लिया। अब कि प्लेखानोव को रूसी समाजवाद का पिता कहा जाता है। रूसी समाजवाद का पिता कहा जाता है। ट्रोत्स्की के अनुसार साम्यवादी शासन का आशय सर्वहारा वर्ग के बहुमत का शासन है। जबकि रूस में मुट्ठी भर पार्टी पदाधिकारी का शासन स्थापित हो गया। अतः ट्रोत्स्की के अनुसार मार्क्स की मान्यता एक लोकतांत्रिक है। परंतु रूस में इन मान्यता की उपेक्षा की गई। अब कि मार्च 1919 में थर्ड द इंटरनेशनल वर्किंग मैंस एसोसिएशन द थर्ड इंटरनेशनल का आयोजन हुआ। यहाँ इसका नाम बदल कम्युनिस्ट इंटरनेशनल हो गया। तीसरा देखिए आपको लेनिन का अध्याय पूरी तरह से फिनिश होता है। अब लेनिन के बाद आपके यहाँ पर हम आते हैं माओ में आपको आते हैं। लेकिन माओ में आपको कहा गया अध्याय नंबर 15 में आपके यहाँ पर है माओ का। तो माओ आपको इसको भी देख लेते हैं माओ के बारे में थोड़ा बहुत। देखिए माओ का जीवन काल आपको माओ का जीवन काल आपको 1893 से लेकर 1976 ईस्वी तक। माओ से लेकर 1976 ईस्वी तक। माओ से तुंग का जन्म आपको 1893 में चीन हुआ था। चीन में साम्यवादी क्रांति को सफल बनाने का श्रेय माओ से तुंग को ही जाता है। माओ से तुंग ने 1949 में समाजवादी राज्य की स्थापना की और आजीवन नेतृत्व अपने पास ही रखा। माओ से तुंग ने 1949 में समाजवादी राज्य की स्थापना की और आजीवन नेतृत्व अपने पास ही रखा। माओ से तुंग ने चीनी क्रांति के किसान वर्ग को विश्वास मिला क्योंकि किसानों के बीच असंतोष फैला हुआ था। अब कि माओ से तुंग की पुस्तकें देखिए। माओ से तुंग की पहली पुस्तक आपको ऑन न्यू डेमोक्रेसी 1940 है। फिर आपको दूसरी पुस्तक आपको ऑन कंट्राडिक्शन 1952 है। फिर आपको तीसरी पुस्तक ऑन प्रैक्टिस एंड कंट्राडिक्शन 1937 है। और पीपुल्स डेमोक्रेटिक डिक्टेटरशिप 1949 है। अब कि माओ से तुंग
माओ से तुंग द्वारा सोवियत संघ में स्टालिनवादी नीतियों का आचरण। माओ से तुंग द्वारा सोवियत संघ में स्टालिनवादी नीतियों का आचरण आपको देखिए। तो माओ से तुंग द्वारा सोवियत संघ में स्टालिनवादी नीतियों की आलोचना देखिए। माओ से तुंग के अनुसार स्टालिन ने रूस में उद्योगों की स्थापना करते समय रूस में किसानों के हितों की उपेक्षा की। अब देखिए दूसरा आपको सोवियत संघ में सोवियत संघ में भारी औद्योगिकरण को प्राथमिकता प्रदान की गई। माओ से तुंग के अनुसार कृषि क्षेत्र के विकास और मजदूर उद्योग के विकास के पश्चात ही भारी उद्योग की स्थापना करना संभव है। माओ से तुंग के अनुसार स्टालिन केंद्रीकृत अर्थव्यवस्था में जनसहभागिता अनुपस्थित थी। उद्योगों और पूंजी का विकास राज्य द्वारा बाध्यकारी रूप में किया गया। माओ से तुंग के अनुसार दीर्घकालीन आर्थिक विकास के लिए समुदाय की स्वैच्छिक भागीदारी आवश्यक है। माओ से तुंग के अनुसार देखिए आपको दीर्घकालीन आर्थिक विकास के लिए समुदाय की स्वैच्छिक भागीदारी आवश्यक है। माओ से तुंग ने इस मान्यता को अस्वीकार कर दिया कि समाजवादी व्यवस्था में अवरोध समाप्त हो जाएंगे। माओ से तुंग इस मान्यता को अस्वीकार कर दिया कि समाजवादी व्यवस्था में आपको अवरोध समाप्त हो जाएंगे। बल्कि माओ से तुंग के अनुसार समाजवादी व्यवस्था में अंतर्विरोध अनंत काल तक विद्यमान रहेंगे। अतः माओ से तुंग ने आर्थिक तत्वों की तुलना में राजनीति एवं चेतना को अत्यधिक महत्व दिया। माओ से तुंग के अनुसार समाजवाद का अभिप्राय केवल उत्पादन के साधनों का राष्ट्रीयकरण मात्र नहीं था, बल्कि इस उत्पादन में स्वैच्छिक सहभागिता को प्रोत्साहित करना तथा व्यक्ति के विचारों को परिवर्तित करना क्रांति का वास्तविक अर्थ है। माओ से तुंग के समय चीन की समस्या थी। पहला आपको था माओ से तुंग के अनुसार चीन की समस्या निम्नलिखित है, जिसमें पहला आपको जापानी साम्राज्यवाद, दूसरा आपको है सामंतवादी शोषण। माओ से तुंग ने पहली बार किसानों को क्रांति का अग्रवाहक बनाया। क्रांति के बाद क्रांति के शहर केंद्र नहीं गाँव होंगे। क्रांति के केंद्र आपको शहर नहीं गाँव होंगे। क्रांति का तरीका गुरिल्ला युद्ध होगा। अब देखिए विरोध का सिद्धांत देखिए। माओ से तुंग के अनुसार समाज में अनंत काल तक विरोध बने रहेंगे। सर्वहारा वर्ग के अधिनायक तत्व के पश्चात भी समाज में विरोध कायम रहेंगे। उसके अनुसार विरोध दो प्रकार के होते हैं। पहला आपको है सामंजस्यशील विरोध और दूसरा आपको गैर सामंजस्यशील विरोध आपको है। आपको देखिए सामंजस्यशील विरोध का अभिप्राय देखिए। सामंजस्यशील विरोध का अभिप्राय वे विरोध हैं जो जनता के मध्य आपस में होते हैं और जिसे बिना किसी हिंसा के सुलझाया जा सकता है। ये विरोध आपको सामवादी क्रांति के बाद भी बने रहेंगे। अब गैर सामंजस्यशील विरोध शोषक और शोषितों के मध्य होता है, जिसे सुलझाने को हिंसा की आवश्यकता होती है। फिर आपको आगे यहाँ पे देखिए निरंतर क्रांति आपको देखिए क्रांति एक घटना नहीं बल्कि एक प्रक्रिया जो निरंतर चलती रहती है। अब देखिए माओ से तुंग के अनुसार समाज में क्रांतियों का एक दौर चलेगा जिससे लोगों का वैचारिक परिवर्तन किया जा सके। माओ से तुंग ने निरंतर क्रांति का नारा दिया। अब जिसमें मुख्य निम्नलिखित है। पहला आपको देखिए पंचवर्षीय योजना क्रांति जो 1953 से 1957 तक आपको रहा। दूसरा आपको सैकड़ों फूल खिलने की वजह अनेक विचारों को मुक्त रूप में करने की स्वतंत्रता प्रदान करने की। देखिए सैकड़ों फूल खिलने की वजह 1957 में अनेक विचारों को मुक्त रूप में करने की स्वतंत्रता प्रदान की। और तीसरा आपको लंबी छलांग किया। देखिए लंबी छलांग का आंदोलन 1958 से 1960 आपको गया। अब लंबी छलांग का आंदोलन देखिए 1958 से 1960 में इस आंदोलन के अंतर्गत माओ से तुंग ने औद्योगिक उत्पादन में एक वर्ष में 100% वृद्धि का लक्ष्य निर्धारित किया। देखिए परंतु लंबी छलांग का आंदोलन असफल हो गया। इस आंदोलन की असफलता के बाद माओ ने सांस्कृतिक क्रांति का नारा दिया। अब आपको देखिए सांस्कृतिक क्रांति 1966 से 1976 तक सांस्कृतिक क्रांति 1966 से 1976 तक देखिए दल में नौकरशाही को रोकने का प्रयास किया। सत्ता के केंद्रीकरण को रोकने का प्रयास किया।
लोगों में वैचारिक परिवर्तन का प्रयास किया, लोगों में वैचारिक परिवर्तन का प्रयास किया। इसके द्वारा माओ सेतुंग ने स्कूल एवं विश्वविद्यालय के छात्रों की निष्ठा प्राप्त करने का प्रयत्न किया। इसके द्वारा माओ सेतुंग ने स्कूल एवं विश्वविद्यालय में के छात्रों पर निष्ठा प्राप्त करने का प्रयत्न किया। दल को जनता के प्रति उत्तरदायी बनाने का कार्य किया। दल को जनता के प्रति उत्तरदायी बनाने का कार्य किया। दल ने शक्ति का केंद्रीकरण रोकने का प्रयत्न किया। आलोचकों के अनुसार चीन के सामरिक दल ने शक्ति संघर्ष के कारण माओ सेतुंग ने यह नारा दिया। आलोचकों के अनुसार देखिए चीन के सामरिक दल ने शक्ति संघर्ष के कारण माओ सेतुंग ने यह नारा दिया। माओ सेतुंग नारा क्या है? चीन के सामरिक दल ने शक्ति संघर्ष के कारण। अब माओ सेतुंग ली यो की डेंग सियाओपिंग जैसे नेताओं के विरोध में संघर्ष कर रहे थे। माओ सेतुंग ने कहा वे बुर्जुआ तत्वों को चीन से खाली कराना चाहते हैं। माओ सेतुंग ने कहा वे बुर्जुआ तत्वों से चीन को खाली कराना चाहते हैं। अब के लाल सुरक्षा कर्मी जिसको रेड गार्ड्स बोलते हैं। सांस्कृतिक क्रांति को प्रभावी बनाने के लिए माओ सेतुंग ने सैनिकों का प्रयोग किया। इनके हाथों में माओ सेतुंग की विचारधारा से प्रेरित एक लाल किताब होती थी, इसलिए इन्हें रेड गार्ड कहा गया। ये क्रांति के नए प्रहरी बन गए। फिर आगे यहाँ पर क्या इसके द्वारा चीनी सेना जनवादी मुक्ति सेना को पूर्णतः माओवादी चालधारा में रंग दिया गया। इसके द्वारा चीनी सेना जनवादी मुक्ति सेना को पूर्णतः माओवादी विचारधारा में रंग दिया गया। अब चांडाल चौकी, आपको यहाँ देखिए चांडाल चौकी, देखिए गैंग ऑफ फोर, देखिए चांडाल चौकी गैंग ऑफ फोर। देखिए नेतृत्व जियांग क्विंग द्वारा किया गया। जियांग क्विंग द्वारा किया गया। अन्य तीन सहयोगी झांग चुन क्याओ, देखिए अन्य तीन सहयोगी झांग चुनक्याओ, याओ वेन युआन, देखिए याओ वेन युआन तथा वांग होंगवान थे। इनका उद्देश्य माओ की सांस्कृतिक क्रांति को लागू करना था। इन चारों पर माओ सेतुंग की मृत्यु के बाद आपराधिक मुकदमा चला। देखिए इस समूह के विघटन को माओ सेतुंग की सांस्कृतिक क्रांति का अंत माना जाता है। अब माओ सेतुंग की क्रांति की विशेषता देखिए। माओ सेतुंग ने पहली बार किसानों को क्रांति अगवा बना दिया। माओ सेतुंग ने चीन जैसे सामंतवादी समाज में क्रांति को संभव बना दिया। माओ सेतुंग ने चीन जैसे सामंतवादी समाज में क्रांति को संभव बना दिया। माओ सेतुंग ने चेतना को भौतिक तत्वों से ज़्यादा महत्वपूर्ण माना। माओ सेतुंग ने चेतना को भौतिक तत्वों से ज़्यादा महत्वपूर्ण माना। माओ सेतुंग पहले मार्क्सवादी विचारक थे जिन्होंने सैन्य शक्ति पर इतना ज़्यादा बल दिया। माओ सेतुंग का प्रसिद्ध कथन है कि शक्ति बंदूक की नली से निकलती है। माओ सेतुंग हिस्ट्री ऑफ सोशलिज्म नामक पुस्तक से बहुत प्रभावित थे। माओ सेतुंग के अनुसार क्रांति खाने की दावत या निबंध लिखने जैसा नहीं है, यह सैकड़ों वर्षों के विद्रोह या दमन का परिणाम होता है। माओ सेतुंग के अनुसार क्रांति खाने की दावत या निबंध लिखने जैसा नहीं है, यह सैकड़ों वर्षों के विद्रोह एवं दमन का परिणाम होता है। अब माओ सेतुंग के नव लोकतंत्र का विचार देखिए। माओ सेतुंग ने किसानों और श्रमिकों का जनवादी लोकतांत्रिक अधिनायक तत्व स्वीकार किया। माओ सेतुंग ने किसानों और श्रमिकों का जनवादी लोकतांत्रिक अधिनायक तत्व स्वीकार किया। माओ सेतुंग ने पहली बार सामवादी क्रांति में बुर्जुआ वर्ग को सम्मिलित करने का विचार किया। माओ सेतुंग ने पहली बार सामवादी क्रांति में बुर्जुआ वर्ग को सम्मिलित करने का विचार दिया। माओ सेतुंग ने लोकतांत्रिक सहभागिता की मान्यता को अस्वीकार करते हुए माओ सेतुंग ने लोकतांत्रिक सहभागिता की मान्यता को स्वीकार करते हुए आधारभूत स्तर पर लोगों की सहभागिता को प्रोत्साहित किया। माओ सेतुंग ने लोकतांत्रिक सहभागिता की मान्यता को स्वीकार करते हुए आधारभूत स्तर पर लोगों की सहभागिता को प्रोत्साहित किया। माओ सेतुंग ने महिला स्वतंत्रता का समर्थन करते हुए कहा कि आधा आसमान महिलाओं ने उठा रखा है। माओ सेतुंग ने महिला स्वतंत्रता का समर्थन करते हुए कहा कि आधा आसमान महिलाओं ने उठा रखा है।
आपके माओ से तुंग के अनुसार आपको देखिए माओ से तुंग के अनुसार देखिए माओ से तुंग के अनुसार लोगों की लोकतंत्र होगा। देखिए माओ से तुंग के अनुसार लोगों के लिए लोकतंत्र होता है तथा प्रतिक्रियावादियों पर अधिनायकत्व होता है। माओ से तुंग के अनुसार देखिए माओ से तुंग के अनुसार देखिए लोगों के लिए लोकतंत्र होता है तथा प्रतिक्रियावादियों पर अधिनायकत्व होता है प्रतिक्रियावादियों पर अधिनायकत्व होता है। अब देखिए युद्ध की रणनीति देखिए आक्रमणकारी देखिए आक्रमणकारी दुश्मन के विरुद्ध सामरिक रक्षा की रणनीति आक्रमणकारी दुश्मन के विरुद्ध आपको सामरिक रक्षा की रणनीति लोगों के द्वारा प्रति आक्रमण की रणनीति लोगों के द्वारा आपको प्रति आक्रमण की रणनीति लोगों या जनवादी की आक्रमणकारी रणनीति एवं दुश्मन का पीछे हटना लोगों या जनवादी की आक्रमणकारी रणनीति एवं दुश्मन का पीछे हटना। अब देखिए चीन में समाजवादी राज देखिए 1978 में चीन के साम्यवादी दल के नेता डेंग सियाओपिंग ने चीन के स्वरूप के समाजवाद सोशलिज्म विश्व चाइनीज कैरेक्टर्स का नारा दिया। देखिए जिसे उन्होंने आधुनिकीकरण मॉडर्नाइजेशन का नाम दिया और इसके द्वारा उन्होंने समाजवादी आर्थिक प्रणाली को बाजारवाद से जोड़ दिया। फिर आपको यहाँ पर चीन में लागू समाजवाद को बाजारवादी समाजवाद का नाम दिया गया। अतः चीन ने आर्थिक प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए निजी निवेश को आकर्षित किया तथा विशेष आर्थिक क्षेत्र SEZ का भी गठन किया और सार्वजनिक उद्यमों को भी निजी उद्यमों की भांति कुशल और प्रतिस्पर्धा बना दिया और भूमि पर भी अभी भी राज का नियंत्रण है। परंतु औद्योगिक गतिविधियों के लिए व्यक्तियों को भूमि आवंटित की जाती है और आर्थिक कुशलता बढ़ाकर शिक्षा स्वास्थ्य एवं गरीबी निवारण के लिए उल्लेखनीय कार्य किया। तो यहाँ से आपको ये अध्याय फिनिश होता है। अब इस अध्याय के बाद आपको यहाँ पर है रॉबर्ट नॉजिक आपको यहाँ पर इसको भी देखिए रॉबर्ट नॉजिक आपको अध्याय नंबर 16 देखिए अध्याय नंबर 16 में आपको यहाँ पर रॉबर्ट नॉजिक है। देखिए इसको देखते हैं। देखिए रॉबर्ट नॉजिक का जीवन का आपको 1938 से 2002 तक रॉबर्ट नॉजिक का जीवन का 1938 से 2002 है। रॉबर्ट नॉजिक का जन्म 16 नवंबर 1938 से ब्रुकलिन न्यूयॉर्क में हुआ था। रॉबर्ट नॉजिक समकालीन अमेरिकी विचारक हैं। रॉबर्ट नॉजिक स्वेच्छातंत्रवादी विचारक हैं। वे स्वेच्छातंत्रवाद से अराजकता की ओर बढ़ जाते हैं। अराजकता की ओर बढ़ जाते हैं। परंतु मूल रूप में वे नव उदारवादी स्वेच्छातंत्रवादी विचारक हैं। अब क्या देखिए राज रॉबर्ट नॉजिक ने बाजारवादी आर्थिक प्रणाली का समर्थन किया। रॉबर्ट नॉजिक अपनी पुस्तक अनार्की स्टेट एंड यूटोपिया 1974 में राज पर अपने विचार दिए। रॉबर्ट नॉजिक की संकल्पना न्यूनतम राज द मिनिमल स्टेट और एंटाइटलमेंट थ्योरी की है। देखिए रॉबर्ट नॉजिक की संकल्पना न्यूनतम राज की इसको हम यहाँ ब्रैकेट में द मिनिमल स्टेट और एंटाइटलमेंट थ्योरी है। देखिए अतः राज की शक्ति को केवल वहीं तक विधि सम्मत ठहरा सकते हैं जहाँ तक वह व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा में सहायक हो, इससे अधिक नहीं। देखिए राज का मुख्य कार्य व्यक्तियों की संपत्ति रक्षा करना है। व्यक्तियों की संपत्ति रक्षा करना है। रॉबर्ट नॉजिक ने कहीं राज का विरोध किया। फिर आपको आगे यहाँ पर है देखिए संपत्ति आम स्वामित्व का देखिए आपको आगे यहाँ पर कि संपत्ति आम स्वामित्व का सिद्धांत देखिए आपको व्यक्ति द्वारा अपनी प्रतिभा से अर्जित संपत्ति पर पूरा अधिकार है। व्यक्ति द्वारा अपनी प्रतिभा से अर्जित संपत्ति पूरा अधिकार है। फिर राज देखिए आपको यहाँ देखिए राज संपत्ति को छीन नहीं सकता तथा संपत्ति उसका कर भी नहीं लगा सकता। राज संपत्ति को छीन नहीं सकता अतः संपत्ति पर उसका कर भी नहीं लगा सकता। अब कि न्याय जिसको हम ब्रैकेट में बोलते हैं अधिकारिता का सिद्धांत या पात्रता का सिद्धांत न्याय अधिकारिता के सिद्धांत या पात्रता के सिद्धांत के रॉबर्ट नॉजिक ने लॉर्ड्स के न्याय सिद्धांत की आलोचना की है। रॉबर्ट नॉजिक ने न्याय के सिद्धांत का निर्माण आत्मस्वामित्व के सिद्धांत के आधार पर किया। रॉबर्ट नॉजिक का प्रसिद्ध कथन है कि जो जैसा चयन करे जिसका जैसा चयन हो यही न्याय है। रॉबर्ट नॉजिक का प्रसिद्ध कथन है कि जो जैसा चयन करे जिसका जैसा चयन हो यही न्याय है। अब रॉबर्ट नॉजिक अपने न्याय का सिद्धांत प्रस्तुत करते हुए कहा कि आरंभ में सभी संपत्तियां अनर्जित थी। दूसरा
व्यक्ति संपत्ति का अर्जन करने के स्वतंत्र, व्यक्ति संपत्ति का अर्जन करने के स्वतंत्र है। संपत्ति देखिए, संपत्ति व्यक्ति के आत्म स्वामित्व का एक भाग है। संपत्ति व्यक्ति के आत्म स्वामित्व का एक भाग है, आत्म स्वामित्व का एक भाग है। तीसरा देखिए, परंतु संपत्ति का अर्जन वैध होना चाहिए। चौथा आपको देखिए, संपत्ति का हस्तांतरण भी वैध होना चाहिए। पांचवा अधि संपत्ति का अर्जन और हस्तांतरण अवैध है। अधि संपत्ति का अर्जन और हस्तांतरण अवैध है तो राज के द्वारा आपको दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। आपको देखिए, यहाँ से देखिए ये अध्याय भी खत्म होता है। अब इसके बाद आपको आता है मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट आपको देखते हैं। देखिए, आपको दूसरा आपका अध्याय नंबर 17 आपको यहाँ पर मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट आपका है। देखिए, आपको अध्याय नंबर 17 में देखिए, आपको मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट का जीवन का आपको 1759 से लेकर 1797 ईस्वी तक रहा। 1759 से लेकर 1797 ईस्वी तक रहा, बहुत कम दिया। देखिए, इसका जन्म मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट का जन्म आपको 27 अप्रैल 1759 को इंग्लैंड के स्पीटाफील्ड्स में हुआ था। मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट इंग्लिश लेखिका दार्शनिक थे। इन्होंने महिलाओं के अधिकारों की वकालत की थी। इन्हें नारीवादी दार्शनिक के तौर पर जाना जाता। अधिकांश नारीवादी विचारक इन्हें नारीवादी दार्शनिक के तौर पर जाना जाता है। अधिकांश नारीवादी विचारक इनके विचारों का अध्ययन करते हैं। अब इनका व्यक्तिगत जीवन विवादास्पद है। जिसका प्रभाव इनकी रचना एवं दर्शन पर देखने को मिलता है। देखिए, इनका व्यक्तिगत जीवन आपको विवादास्पद है, जिसका प्रभाव इनकी रचना एवं दर्शन पर देखने को मिलता है। आपके 10 सितंबर 1797 सोमर्स टाउन लंदन में 38 वर्ष की उम्र में इनकी मृत्यु हो गई। 10 सितंबर 1797 सोमर्स टाउन लंदन में 38 वर्ष की उम्र में इसकी मृत्यु हो गई। अब इसके रचना का नाम आपको है ए विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ द वुमेन 1792। मारिया और द रॉन्ग ऑफ वुमेन, मारिया और द रॉन्ग्स ऑफ वुमेन 1798। आपको थॉट्स ऑन द एजुकेशन ऑफ डॉटर 1787। लेटर्स रिटन ड्यूरिंग ए शॉर्ट रेसिडेंस इन स्वीडन। मैरी ए फिक्शन 1788। ओरिजिनल स्टोरी फ्रॉम रियल लाइफ 1788। मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट के नारीवादी विचार हम देखिए। इसमें देखिए, मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट के नारीवादी विचार यहाँ पर है। मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट उदारवादी नारीवाद विचारक हैं। वे उदारवादी नारीवाद का समर्थन करने वाली पहली महान दार्शनिक विचारक थी। मैरी महिलाओं के जीवन के हर क्षेत्र में समान अधिकार एवं अवसरों को बढ़ावा देने को वकालत की। मैरी महिलाओं के लिए जीवन के हर क्षेत्र में समान अधिकारों एवं अवसरों को बढ़ावा देने की वकालत की। अपनी रचना विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन में वॉलस्टोनक्राफ्ट ने अपने विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन में वॉलस्टोनक्राफ्ट ने महिलाओं के समान अधिकार एवं विशेषाधिकारों का समर्थन किया जो पुरुषों को प्राप्त है, क्योंकि महिला भी मूलतः मानव है। अभी आपको आगे यहाँ देखिए वॉलस्टोनक्राफ्ट के अनुसार यदि महिलाओं को शिक्षा व्यवस्था में समान अवसर प्राप्त होंगे तो राजनीतिक जीवन एवं सामाजिक जीवन में से लैंगिक भेदभाव को समाप्त किया जा सकता है। अब क्या आपको वॉलस्टोनक्राफ्ट का मानना था कि समाज के पीढ़ सत्तात्मक स्वरूप का कारण महिलाओं की सहनशील भूमिका है, जो नारीवादी आदर्शों के साथ चली आ रही है। वॉलस्टोनक्राफ्ट का विश्वास था कि सभी व्यक्तियों का समान नैतिक महत्व है। इसलिए सबके साथ समान व्यवहार होना चाहिए। अतः लिंग प्रजाति और धर्म के आधार पर भेदभाव निषेध होना चाहिए। तार्किक रूप में व्यक्ति का महत्व उसकी प्रतिभा, गुण एवं चरित्र के आधार पर होना चाहिए। अब उदारवादी नारीवादी मूलतः सुधारवादी है। इसलिए पुरुष एवं महिला के मत समानता के समर्थक है और न कि पीढ़ सत्तात्मक समाज की सत्ता को परिवर्तित करना चाहते हैं। अब उदारवादी नारीवाद के समर्थक लैंगिक न्याय की बात करते हैं। लैंगिक समानता पर बल देते हुए लैंगिक भेदभाव कम करने पर बल देते हैं।
मैरी देखिए मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट ने महिलाओं के लिए जीवन के हर क्षेत्र में समान अधिकारों एवं समान अवसरों को बढ़ावा देने की वकालत की। महिलाओं को देखिए आपको महिलाओं को दमनकारी पितृ सत्तात्मक लैंगिक भूमिका से स्वतंत्र कराने की इच्छा जाहिर की। महिलाओं को दमनकारी पितृ सत्तात्मक लैंगिक भूमिका से स्वतंत्र कराने की इच्छा जाहिर की। लैंगिक रूप से भेदभावपूर्ण कानूनों एवं नीतियों का सफाया करके महिलाओं को पुरुषों के समान प्रतियोगी बनाकर बाधा दूर करना चाहती है। समाज के यह विश्वास दिलाना चाहती है कि स्त्रियों द्वारा सामाजिक आर्थिक कानूनी बाधाओं को दूर किया जाना चाहिए। समाज के विश्वास दिलाना चाहती है कि स्त्रियों द्वारा सामाजिक आर्थिक एवं कानूनी बाधाओं को दूर किया जाना चाहिए। अब कि आपको महिलाओं की शिक्षा संबंधी अधिकार देखिए। मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट ने अपनी रचना थॉट्स ऑन एजुकेशन ऑफ डॉक्टर 1787 में शिक्षा संबंधी विचार प्रस्तुत किए। इस पुस्तक के द्वारा मैरी ने ब्रिटिश मध्यम वर्ग में महिलाओं की शिक्षा को लेकर चेतना जागृत करने का प्रयास किया। हालांकि इस पुस्तक को वास्तविक महत्व 1970 के दशक में मिला, जब इंग्लैंड में नारीवादी आंदोलन जारी था। यह पुस्तक एक माँ को उत्साहित करती है कि वो अपनी पुत्रियों बचपन से ही तार्किक सोच, आत्म अनुशासन, ईमानदारी और अपनी सामाजिक स्थिति विकसित करने के गुणों का यह पुस्तक एक माँ को उत्साहित करती है कि वो अपनी पुत्रियों बचपन से तार्किक सोच, आत्म अनुशासन, ईमानदारी और अपनी समाज स्थिति विकसित करने के गुणों को विकसित करे। मैरी देखिए यहाँ पर मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट का प्रयास प्रत्येक नारी को शिक्षित करना था, चाहे वह माँ हो, पुत्री हो या पत्नी हो। मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट का मानना था कि शिक्षित होकर ही महिलाएं समाज में योगदान दे पाएगी, तब फिर सत्तात्मक समाज में बराबरी का स्थान प्राप्त करेगी। अमेरिकी क्रांति एवं फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित भी थी। अमेरिकी क्रांति एवं फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित भी थी। इनके अनुसार महिलाएं पुरुषों की संपत्ति के रूप में देखी जाती है। और उनका संपत्ति में कोई अधिकार नहीं था। पति के द्वारा उनके विरुद्ध घरेलू हिंसा भी की जाती है। पति के द्वारा उनके विरुद्ध घरेलू हिंसा भी की जाती है। उनकी पहली रचना थॉट्स ऑन द एजुकेशन ऑफ डॉटर्स है। उसके बाद उन्होंने उपन्यास मैरी एफिक्सन भी लिखा। वे पहली महिला लेखिका थी। आपको पहली नारीवादी उन्होंने 1790 में एक पम्पलेट विंडिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन लिखा, जो एडमंड बर्ग को सीधी चुनौती दी। एडमंड बर्ग एक रूढ़िवादी विचारक थे, जिन्होंने अपना रचना रिफ्लेक्शन ऑन रिवॉल्यूशन इन फ्रांस 1789 लिखा, जिसमें परंपरा एवं संपत्तियों के अधिकार का समर्थन किया गया था। अब कि महिलाओं की विशिष्टता आपको महिलाओं को अपनी बुद्धिमत्ता एवं विशिष्टता को बल देना चाहिए, ना कि पति को प्रसन्न करने पर ऊर्जा समाप्त करनी चाहिए। उन्होंने माना कि पुरुष शारीरिक रूप में ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं, परंतु विवेक एवं तर्क में महिलाएं समान हैं। अब आपको देखिए रूसो की आलोचना देखिए। रूसो द्वारा लिखी गई शिक्षा की रचना इमाइल की कई आलोचना की, जिसमें रूसो ने महिलाओं को केवल घरेलू कार्यों के उपयोगी कहा। रूसो के जवाब में उन्होंने ए विंडिकेशन ऑफ वुमेन लिखा और महिलाओं की शिक्षा को सर्वाधिक बल दिया। अब उदारवादी मूल्यों का समर्थन देखिए। इनके अनुसार इसके मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट के अनुसार मानव विवेक से एवं तार्किक, अतः महिलाएं भी तार्किक एवं विवेकशील है। उन्हें भी समान अधिकार एवं स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए, जो शिक्षा के द्वारा ही संभव है। अब देखिए वे विवाह की विरोधी नहीं थी, ना ही परिवार को समाप्त करना चाहते थे। वे विवाह की विरोधी नहीं थी, फिर ना ही परिवार को समाप्त करना चाहते थे। वे फिर महिलाओं की शिक्षा एवं स्वायत्तता पर बल दिया। उनका प्रसिद्ध कथन है, विवाह वैधानिक वेश्यावृत्ति, जहाँ महिला दासत्व भांति जीवन यापन करती है। तो आपको उनका प्रसिद्ध कथन है, विवाह वैधानिक वेश्यावृत्ति है, जहाँ महिलाएं दासों भांति जीवन यापन करती है। अब इसकी आलोचना देखिए। इसकी आलोचना आपको देखिए क्या
इसकी आलोचना आपको देखिए क्या इनकी सबसे बड़ी कमी देखिए, इनकी सबसे बड़ी कमी यह नहीं इनकी सबसे बड़ी कमी यह है कि इन्होंने महिलाओं के शोषण को व्यक्ति के शोषण के रूप में देखा। इन्होंने सबसे बड़ी देखिए इनकी सबसे बड़ी कमी यह रही कि इन्होंने महिलाओं के शोषण को व्यक्ति के शोषण के रूप में देखा, जबकि वास्तविक रूप में यह लैंगिक शोषण था, जबकि वास्तविक रूप में यह लैंगिक शोषण था। जब तक महिलाओं में एक सामूहिक भगिनी समाज सिस्टरहुड का निर्माण नहीं होगा, तब तक लैंगिक समानता स्थापित नहीं होगी। इस तरह मैरी वॉस्टनक्रॉफ्ट मैरी वॉस्टनक्रॉफ्ट ने ध्यान नहीं दिया। अब के निष्कर्ष देखिए, मैरी वॉस्टनक्रॉफ्ट की उपयुक्त आलोचना उनके विचारों का आंशिक विश्लेषण है, जो उचित नहीं है। मैरी वॉस्टनक्रॉफ्ट की उपयुक्त आलोचना उनके विचारों का आंशिक विश्लेषण है, जो उचित नहीं है। वास्तविक रूप में वे ऐसी पहली महिला विचारक थी जिन्होंने लैंगिक समानता की बात की एवं लैंगिक न्याय का आधार रखा। उनके विचार से बाद के नारीवादियों ने प्रेरणा ग्रहण की। उनके विचारों के बाद के नारीवादियों ने प्रेरणा ग्रहण के सामना किया। तो अब आगे चलते इसमें आगे आपको अध्ययन 18 आपको हन्ना आरेंट है। आपको अध्ययन 18 में आपको क्या है, हन्ना आरेंट आई या हन्ना आरेंट को भी थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए अध्ययन 18 में आपको हन्ना आरेंट है। हन्ना आरेंट आपके यहाँ पर देखिए आधुनिक अमेरिकी दार्शनिक और राजनीतिक विचारक हन्ना आरेंट का जन्म आपको हन्ना आरेंट का जन्म हैनोवर जर्मनी में 1906 में हुआ था। जर्मनी में नाजीवाद उदय के बाद उन्हें वहां से भागना पड़ा और फ्रांस के रास्ते संयुक्त राज्य अमेरिका पहुंच गई। देखिए आपको वे मूलतः समुदायवादी है, जिन्होंने सरकार एवं नागरिकों के मध्य विद्यमान परंपरागत संबंधों को पुनः परिभाषित किया। पहली आधुनिक राजनीतिक विचारक जिन्होंने सार्वजनिक जीवन को इतना महत्व दिया। अन्ना हारेंट के विचार कार्ल जस्पर एवं मार्टिन हाइडेगर से प्रभावित थे। अन्ना हारेंट के विचार कार्ल जस्पर एवं मार्टिन हाइडेगर से प्रभावित थे। अब इनकी रचनाएं देखिए। इनके रचना को द ह्यूमन कंडीशन 1958 है। द ओरिजिन्स ऑफ टोटलिटेरियनिज्म 1951 है। द ओरिजिन्स ऑफ टोटलिटेरियनिज्म 1951 है। ऑन रिवॉल्यूशन 1963 है। ऑन वायोलेंस 1970 है। और बिटवीन पास्ट एंड फ्यूचर 1961 है। अब देखिए हन्ना आरेंट का, अब यहाँ देखिए हन्ना आरेंट का राजनीतिक दर्शन देखिए। हन्ना आरेंट का मानना था कि एक सही मानवीय जीवन के लिए व्यक्ति का सार्वजनिक होना आवश्यक है। हन्ना आरेंट का मानना था कि एक सही मानवीय जीवन के लिए व्यक्ति का सार्वजनिक होना आवश्यक है। हन्ना आरेंट के राजनीतिक दर्शन में तीन प्रमुख धाराएं हैं। पहला आपको देखिए सहभागिता का सिद्धांत। यह राजनीतिक स्वतंत्रता की अवधारणा पर आधारित है। यह राजनीतिक स्वतंत्रता की अवधारणा पर आधारित है। दूसरा उसकी मानवीय गतिविधियों के बहुलता के सिद्धांत। तीसरा यहाँ पर क्या उसके मानवीय कार्यों को दार्शनिक मानव शास्त्रीय सिद्धांत। उसके मानवीय कार्यों का दार्शनिक मानव शास्त्रीय सिद्धांत। अब देखिए आगे हन्ना आरेंट के राजनीतिक चिंतन में स्वतंत्रता को अत्यधिक महत्व दिया गया। हन्ना आरेंट के राजनीतिक चिंतन में स्वतंत्रता को अत्यधिक महत्व दिया गया। अपनी पुस्तक बिटवीन पास्ट एंड फ्यूचर में उन्होंने कहा कि राजनीतिक अस्तित्व स्वतंत्रता। उन्होंने कहा कि राजनीतिक अस्तित्व स्वतंत्रता उसके अनुभव का क्षेत्र उसका कार्य है। द ह्यूमन कंडीशन अन्ना आरेंट ने कहा कि द ह्यूमन कंडीशन अन्ना आरेंट ने कहा कि आधुनिक विश्व में राजनीति को आर्थिक गतिविधियों से द्वितीयक माना जा रहा है और राजनीति को भौतिक एवं घरेलू
और राजनीतिक, भौतिक एवं घरेलू आवश्यकता पूर्ण करने के प्रशासनिक यंत्र के रूप में देखा जा रहा है। यह सर्वाधिकारवाद के विकास में सहायक है। अब देखिए राष्ट्रीय क्षेत्र स्वायत्त, देखिए राष्ट्रीय क्षेत्र स्वतंत्र गतिविधियों का एवं निर्णय का क्षेत्र है। राष्ट्रीय क्षेत्र आपको स्वतंत्र गतिविधि एवं निर्णय का क्षेत्र है। यूनानी युग में निजी एवं सार्वजनिक गतिविधियों के मध्य स्पष्ट विभाजन था। यूनानी युग में निजी एवं सार्वजनिक गतिविधियों के मध्य स्पष्ट विभाजन था, जो अब समाप्त होता जा रहा है। अब आपको देखिए आरेंट के अनुसार देखिए प्लेटो एवं मार्क्स जैसा विचारक राष्ट्रीयता विरोधी विचारक है। आरेंट के अनुसार देखिए आपको प्लेटो एवं मार्क्स जैसा विचारक राष्ट्रीयता विरोधी विचारक है। क्योंकि मार्क्स ने व्यक्ति को निश्चित वर्ग तक सीमित कर दिया। क्योंकि मार्क्स ने व्यक्ति को निश्चित वर्ग तक सीमित कर दिया एवं प्लेटो ने उसे राज के अधीन कर दिया। अन्ना हारेंट का मानना है कि राजनीतिक आशय शक्ति प्राप्त करना न होकर न्याय एवं सम्मान प्राप्त करना है। अन्ना हारेंट का मानना है कि राजनीतिक आशय शक्ति प्राप्त न होकर राजनीतिक आशय शक्ति प्राप्त न होकर न्याय एवं सम्मान प्राप्त करना है। देखिए आरेंट ने दलों के बजाय शक्ति को महत्व दिया एवं लोकतंत्र का समर्थन किया। अब देखिए राज्य में व्यक्ति का संबंध देखिए। द ओरिजिन ऑफ टोटलिटेरियनिज्म, अन्ना हारेंट ने सर्वाधिकारवाद का विरोध किया क्योंकि यह पूर्ण आतंक पर आधारित और व्यक्ति के जीवन के सभी पक्षों पर नियंत्रण कर लेता है। जिस व्यक्ति की स्वतंत्रता एवं अधिकार समाप्त हो जाते हैं। अब देखिए सर्वाधिकारवाद में पूर्ण प्रभुत्व समूची मानवता की व्यक्तिता का विनाश किया जाता है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का विनाश हो जाता है। आरेंट के अनुसार देखिए सर्वाधिकारवाद की उत्पत्ति का मूल कारण व्यक्ति स्वयं है। आरेंट के अनुसार देखिए सर्वाधिकारवाद की उत्पत्ति का मूल कारण व्यक्ति स्वयं है। क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के बाद जब जर्मनी में बेरोजगारी, मुद्रास्फीति अधिक थी, तब लोगों ने आर्थिक समृद्धि प्राप्त करने हेतु हिटलर के नेतृत्व को स्वीकार कर लिया। व्यक्ति के निजी एवं सार्वजनिक जीवन का विभाजन समाप्त होने के कारण ऐसा हुआ। व्यक्ति ने क्रिया एक्शन के बजाय स्वयं को केवल काम, वर्क और मजदूर लेबर तक सीमित कर लिया। इससे अन्ना हारेंट सर्वाधिक बल क्रिया एक्शन पर देती है। उन्होंने मानव जीवन के 3 स्रोतों का उल्लेख किया। पहला एक्शन देखिए जीवन की सर्वश्रेष्ठ गतिविधि राजनीतिक एवं नैतिक कार्य। वर्क जिसमें अस्थायी वस्तुओं का निर्माण होता है। और लेवल देखिए शारीरिक आवश्यकताओं को पूर्ण किया जाता है। अतः प्रतिदिन कार्य करना पड़ता है। मानव की आवश्यकता पशुओं के समान है। यदि मानव अपनी शक्ति का सामूहिक प्रयोग करे और स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए सार्वजनिक गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी करे तब भविष्य में आपको सर्वाधिकारवाद की पुनरावृत्ति संभव नहीं होगी। अभी क्रांति का विचार यहाँ देखिए। क्रांति का विचार आपके देखिए अपनी किताब ऑन रिवॉल्यूशन अन्ना हारेंट ने गणतांत्रिक शासन प्रणाली का समर्थन किया। उनके अनुसार क्रांति का मूल उद्देश्य लोगों को मुक्ति दिलाना नहीं, अपितु स्वतंत्रता दिलाना है। अन्ना हारेंट ने फ्रांसीसी एवं अमेरिकी क्रांति में तुलनात्मक अध्ययन किया एवं अमेरिकी क्रांति को ज़्यादा बेहतर माना क्योंकि इसमें व्यक्ति की स्वतंत्रता एक्शन को मूल स्थान दिया गया एवं हिंसा को अस्वीकृत कर दिया गया। अन्ना हारेंट अमेरिकी क्रांति को स्वच्छ क्रांति की संज्ञा दी। अब फ्रांसीसी क्रांति आवश्यकता कहानी है। लेबर जिसमें मूल उद्देश्य पूर्ण सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन था। इसमें हिंसा का निर्माण हुआ। इसलिए यह असफल है। आवश्यकता पर अधिक बल देने के कारण ही उन्होंने मार्क्स की रचना की। अब आपको देखिए सर्वाधिकारवाद
सर्वाधिकारवाद के प्रति अन्ना हारेंट का दृष्टिकोण देखिए। अन्ना हारेंट ने अपनी पुस्तक द ओरिजिन्स ऑफ टोटलिटेरियनिज्म में कहा कि सर्वाधिकारवाद आतंक पर आधारित विचारधारा है, जिसमें एक दल के शासन को वैधानिकता प्रदान की जाती है। इसमें अस्मित बल का प्रयोग किया जाता है और विचारधारा को अधार्मिक स्वरूप प्रदान किया जाता है। इसके समर्थक एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था का निर्माण करा देते तथा इसके समर्थक एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था का निर्माण करा देते हैं जो कल्पना लोकी होती है। अब देखिए, सर्वाधिकारवादी विचारधारा पूर्ण आतंक पर आधारित है। सर्वाधिकारवादी विचारधारा पूर्ण आतंक पर आधारित है। इसके द्वारा मानव जीवन के सभी पक्षों पर पूर्ण नियंत्रण किया। इसके द्वारा मानव जीवन के सभी पक्षों पर पूर्ण नियंत्रण किया जाता है। अब व्यक्तियों की स्वतंत्रता एवं अधिकारों का पूर्ण लोप हो जाता है। इसमें व्यक्तियों की व्यक्तिता का विनाश कर दिया जाता है तथा उनके कार्य की क्षमता को नष्ट कर दिया तथा उनकी कार्य क्षमता को नष्ट कर दिया। अतः सर्वाधिकारवादी विचारधारा धूर राष्ट्रवादी विचारधारा है। समान अधिनायकवादी व्यवस्था सुरक्षाचारी एवं सर्वाधिकारवादी व्यवस्था के मध्य अंतरक्रिया है। समान अधिनायकवादी निरंकुश व्यवस्था में राज शक्ति का प्रयोग उस परिस्थिति में करता है जब विपक्ष का दमन करना हो। लेकिन सर्वाधिकारवादी शासन में दमन सिर्फ क्लाइमेक्स पर तब पहुंचता है जब विपक्ष का पूर्ण अभाव हो जाता है। अब देखिए, अन्ना हारेंट के अनुसार सर्वाधिकारवाद की उत्पत्ति का मूल कारण व्यक्ति स्वयं है, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी में बेरोजगारी और मुद्रास्फीति अत्यधिक थी। तब लोगों में भ्रम व्याप्त था। अब वे अपने हितों के प्रति सचेत नहीं रहे तथा उन्होंने आर्थिक समृद्धि प्राप्त करने के लिए हिटलर जैसे सर्वाधिकारवादी नेतृत्व को स्वीकार कर लिया। इतिहास की सर्वाधिकारवादी प्रणाली के आधार पर भविष्य के लिए महत्वपूर्ण शिक्षा मिलती है। यदि मानव अपनी शक्ति का सामूहिक प्रयोग करे और स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए सार्वजनिक गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी करे तो भविष्य में सर्वाधिकारवाद की पुनरावृत्ति संभव नहीं होगी। अब कुछ आगे समुदायवाद एवं आर्यन के विचारों को राजनीतिक सिद्धांत के परंपरागत श्रेणियों में विभाजित नहीं किया जाता। इसलिए ना तो उन्हें उदारवादी कहा जाता है, ना ही समाजवादी। यह स्पष्ट है कि अन्ना हारेंट फांसीवाद के प्रबल विरोधी था। लेकिन इन्होंने व्यक्तिगत स्वतंत्रता को अत्यधिक महत्व प्रदान किया, परंतु व्यक्ति को सदैव नैतिक और सामुदायिक प्राणी माना। व्यक्ति प्रधान या अनुवादी समाज की आलोचना की। मार्क्सवाद के प्रबल विरोधी थी। उनके अनुसार लोकतंत्र में व्यक्ति की सक्रिय सहभागिता को बढ़ावा देने की आवश्यकता है तथा शक्तियाँ आम जनता में निहित होती है, सरकार में नहीं। इसलिए जनता की सहमति एवं लोगों का समर्थन सरकार के संचालन का मूल आधार है। इसलिए जनता की सहमति एवं लोगों का समर्थन सरकार के संचालन का मूल आधार है। सहमति द्वारा व्यक्ति के विचारों में परिवर्तन करना सकती है। फिर आपको आगे यहाँ पर क्या राजनीति के अरस्तु विचारों का समर्थन देखिए। राजनीति के अरस्तु विचारों का समर्थन देखिए। उन्होंने राजनीतिक क्षेत्र को नैतिकता का पर्याय माना। जिस प्रकार यूनानी विचारक अरस्तु ने किया था। राजनीति अक्सर का क्षेत्र है। उन्होंने दास प्रथा का समर्थन नहीं किया। राजनीति अर्थव्यवस्था से सर्वोच्च सार्वजनिक गतिविधियां हैं। आपको देखिए, सार्वजनिक गतिविधियां हैं। अब अन्ना हारेंट की आलोचना देखिए। आपको मानव गतिविधियों में कृत्रिम विभाजन करना गलत है। कई परिस्थितियों में निर्धारित करना कठिन हो जाता है कि किस विशेष कार्य को विशेष गतिविधियों में रखा जाए। अमेरिकी क्रांति एकमात्र एवं सर्वोत्तम उदाहरण
सर्वोत्तम उदाहरण है, यह पूर्णतः स्वीकार करना कठिन है, क्योंकि फ्रांसीसी क्रांति ने भी दुनिया को व्यापक तरीके से प्रभावित किया। आविष्कार निष्कर्ष देखिए यहाँ पर, अन्ना हजारे के विचार सभी देखिए, अन्ना हजारे के विचार सभी अन्ना हजारे का विचार सभी वैचारिक विभाजनों से परे है। वह स्वतंत्रता की समर्थक, वह स्वतंत्रता की समर्थक, लोकतंत्र की पक्ष पोषक, वो लोग देखिए, वह अन्ना हजारे जो था, अन्ना हजारे का विचार सभी वैचारिक विभाजनों से परे है। अन्ना हजारे के विचार सभी वैचारिक विभाजनों से परे है। वो स्वतंत्रता की समर्थक, लोकतंत्र की पक्ष पोषक, अ, और सबसे बढ़कर एक क्रांतिकारी मानववादी है, जिनके विचार 21वीं सदी के लोकतंत्र और मानवाधिकार के युग में अत्यधिक प्रासंगिक है। अन्ना हजारे के अब यहाँ पर निष्कर्ष देखिए, अन्ना हजारे के विचार सभी वैचारिक विभाजनों से परे है। वह स्वतंत्रता के समर्थक, लोकतंत्र की पक्षपोषक और सबसे बढ़कर एक क्रांतिकारी मानववादी है, जिनके विचार 21वीं सदी के लोकतंत्र और मानवाधिकार के युग में अत्यधिक प्रासंगिक है। अब हम आगे यहाँ पर चलते देखिए, आगे क्या आपको फ्रांज आपको अध्ययन 19 देखिए, अध्ययन 19 में आपको यहाँ पर फ्रांज फैनन है। अध्ययन 19 में आपको क्या है, फ्रांज फैनन आपको यहाँ पर है। देखिए फ्रांज FRANTZ, फ्रांज हो गया आपको। फैनन देखिए आपको FANON, फैनन। अब क्या देखिए, क्या अध्ययन 19 में देखिए, फ्रांज फैनन का जीवन का आपको 1925 से 1961 ईस्वी तक रहा। फ्रांज फैनन का जीवन का 1925 से 1961 ईस्वी तक रहा। तो फ्रांज फैनन का जो जीवन काल था वो आपको 1925 से लेकर 1961 ईस्वी तक रहा। आधुनिक अफ्रीकी क्रांतिकारी और समाज दार्शनिक फ्रांज मूलतः मनोरोग वैज्ञानिक थे। वाह। आधुनिक अफ्रीकी क्रांतिकारी और समाज दार्शनिक फ्रांज मूलतः मनोरोग वैज्ञानिक थे। इन्होंने 1955 से 65 में इन्होंने फ्रांज फैनन ने 1956 से 1965 की अल्जीरिया क्रांति में विद्रोहियों का साथ दिया और बाद में अल्जीरिया मुक्ति आंदोलन के लिए कार्य किया। अल्जीरिया के स्वतंत्रता संग्राम में अल्जीरिया के स्वतंत्रता संग्राम में सशस्त्र क्रांति का खुला समर्थन किया। फ्रांज फैनन को इब्राहिम फ्रांज फैनन के नाम से भी जाना जाता है, जिनका जन्म आपको मार्टिनिक द्वीप में फ्रांस में हुआ। इन्होंने लियोन विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त की। फिर आपको यहाँ पर देखिए, आपके 36 वर्ष की उम्र में मैरीलैंड, 36 वर्ष की उम्र में आपको मैरीलैंड अमेरिका में इनकी मृत्यु हुई। उपनिवेशवाद, विदेशी शासन, सांस्कृतिक समाजवाद और जातीय पूर्वाग्रह का विरोध किया। उनका अंतिम लक्ष्य था संपूर्ण मानव जाति की स्वतंत्रता। अब फ्रांज फैनन, कार्ल मार्क्स, GWF हीगल, जॉन पॉल सार्त्र, सिगमंड फ्राइड, मैक्स वेबर, कार्ल गुस्ताव जंग से प्रभावित थे। अब देखिए इनकी रचना देखिए, फ्रांज फैनन की रचना देखिए, ब्लैक स्किन व्हाइट मार्क्स 1952 लिखा था। ए डाइंग कोलोनियलिज्म 1959। द रेड शेड ऑफ द अर्थ 1961। द फैक्ट ऑफ ब्लैकनेस, टूवार्ड एंड द अफ्रीकन रिवॉल्यूशन 1964। अलाइनेस देखिए, अलाइन नेशन एंड फ्रीडम 1961 देखिए। अब आपको देखिए उपनिवेशवाद का स्वरूप देखिए, फैनन के उपनिवेशवाद संबंधी विचार अनुभव पर आधारित है। अब फैनन के अनुसार देखिए, उपनिवेशवाद उत्पीड़न का विस्तृत ढांचा है, जो जातीय एवं सांस्कृतिक श्रेष्ठता का मुखौटा लगाकर पूंजीवाद के आर्थिक स्वार्थों की पूर्ति करता है। फिर आपको आगे यहाँ पर क्या है कि श्वेत जातियाँ विदेशी भूमि एवं संसाधनों का भरपूर शोषण करती है। श्वेत जातियाँ विदेशी भूमि एवं संसाधनों का भरपूर शोषण करती है। अपनी पुस्तक ब्लैक स्किन व्हाइट मार्क्स 1952 में फैनन ने कहा कि उपनिवेशवाद के अंतर्गत श्वेत एवं अश्वेत जातियाँ निरंतर तनाव में रहती है। श्वेत व्यक्ति अपने आप को संपूर्ण सभ्यता, संस्कृति, कानून, शिक्षा, कला कौशल के प्रवर्तक बनाकर अश्वेत लोगों पर हिंसा का कलंक लगा देते हैं। इसके लिए श्वेत जाति के भार का सिद्धांत व्हाइट मैन बर्डनशिप थ्योरी दिया जाता है। इसके विरोध में अश्वेत जाति के गौरव का सिद्धांत दिया जाता है, जिसके
जिसके अनुसार अश्वेत जातियों की सांस्कृतिक परंपरा महान है और गौरव का विषय है। देखिए फैनन के अनुसार श्वेत जाति के भारत का सिद्धांत सिर्फ कल्पना है। वैसे ही अश्वेत जाति के गौरव का सिद्धांत अभी निराधार है। अश्वेत जाति का एक ही अधिकार है कि वह श्वेत जाति से मानवीय व्यवहार की मांग करे। उसका एक ही कर्तव्य है कि वो अपनी स्वतंत्रता का त्याग कभी ना करे। उसका एक ही कर्तव्य है कि वो अपनी स्वतंत्रता का त्याग कभी ना करे। अब देखिए राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन, देखिए द रेस्ट ऑफ द अर्थ के अंतर्गत फैनन ने राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन का व्यापक परिदृश्य प्रस्तुत किया। फैनन के अनुसार देखिए आपको फैनन के अनुसार मुक्ति आंदोलन का स्रोत और फैनन के अनुसार मुक्ति आंदोलन का स्रोत ना तो शहरी मध्यम वर्ग है, ना ही अफ्रीकी संस्कृति और लौट चलने की प्रेरणा है। अफ्रीकी एकता के लिए एक दलीय अधिनायक तंत्र उपयुक्त नहीं है, क्योंकि इसमें व्यक्तिगत आकांक्षा की प्रधानता रहती है। क्योंकि इसमें व्यक्तिगत आकांक्षा की प्रधानता रहती है। देखो आगे हम देखिए आपके यहाँ पर आगे है कि राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन की क्रांति आवश्यक है। इसके लिए इसके देहाती किसानों विद्वान क्रांति क्षमता को पहचाना जाना चाहिए और देहाती किसान समुदाय के साथ मिलकर काम करना चाहिए। क्रांति के संपूर्ण अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका के राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलनों का संचित प्रभाव मानवीय विकास में सहायक होगा। अब राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन ऐसा सामाजिक संदर्भ प्रस्तुत करेंगे जिससे विभिन्न व्यक्ति अपने आप को ढूंढने में एक दूसरे की सहायता कर सकेंगे। देखिए तभी विश्व स्तर पर मनुष्य अलगाव की स्थिति का अंत हो सकेगा। अब तीसरे विश्व के लिए मार्क्सवाद देखिए यहाँ पर तीसरे विश्व के लिए आपको मार्क्सवाद देखिए फैनन ने कहा कि फ्रांसीसी साम्यवादी उपनिवेशों में विद्वान शोषण को समाप्त करने के समर्थक नहीं है। फैनन ने कहा कि फ्रांसीसी साम्यवादी उपनिवेशों में विद्वान शोषण को समाप्त करने के समर्थक नहीं है। लेनिन द्वारा प्रतिपादित क्रांति की रणनीति तीसरे विश्व में सफल नहीं होगी। लेनिन का तर्क था कि पहले राष्ट्रवादी क्रांति होगी, दूसरे चरण में साम्यवादी क्रांति होगी। लेनिन का तर्क था कि पहले राष्ट्रवादी क्रांति होगी, दूसरे चरण में आपको लेनिन का तर्क था कि पहले राष्ट्रवादी क्रांति होगी, फिर दूसरे चरण में आपको साम्यवादी क्रांति होगी। और फैनन के अनुसार तीसरी दुनिया में लुच्चा सब हरा जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं लुपियन प्रोलिटेरिएट लुम्पेन प्रोलिटेरिएट प्रोलिटेरिएट के द्वारा क्रांति होगी, जो सभी वर्गों का मेरा जो रूप होगा। फैनन ने लुच्चा सब हरा को मार्क्स की भांति नहीं माना। फैनन ने लुच्चा सब हरा को मार्क्स की भांति नहीं माना। मार्क्स लुच्चा सब हरा में जेब कतरो भगोड़े सैनिक कबाड़ी एवं भिखारियों को शामिल किया था। अब फैनन के अनुसार किसानों शहरी गरीबों एवं लुच्चा सब हरा के मध्य गठबंधन द्वारा क्रांति होगी। अतः फैनन की क्रांति रणनीति माओ के समान है, परंतु परंपरागत मार्क्सवाद ऑर्थोडॉक्स मार्क्सिज्म के विरुद्ध है। देखिए फैनन के प्रभाव देखिए फैनन के जो आपको प्रभाव उसको देखिए। फैनन अस्तित्ववादी विचारक पाल सात्र से प्रभावित था। फैनन अस्तित्ववादी विचारक पाल सात्र से प्रभावित था। जिसने फैनन की प्रसिद्ध रचना द रेस्ट ऑफ द अर्थ में सक्सेस का अमुख लिया था। अब देखिए फैनन अफ्रीकी राष्ट्रवादी नेता पैट्रिक लुमुम्बा फैनन अफ्रीकी राष्ट्रवादी नेता पैट्रिक लुमुम्बा से प्रभावित था, जिसने प्रजातिवाद रंगभेद के विरुद्ध संघर्ष किया था। अब देखिए आगे हम देखिए मार्क्सवाद के साथ प्रजातिवाद का सम्मिश्रण देखिए। फैनन के अनुसार परंपरागत मार्क्सवाद विचार देखिए। फैनन के अनुसार परंपरागत मार्क्सवादी विचार में रंगभेद और फैनन के अनुसार परंपरागत मार्क्सवादी विचार में रंगभेद नीति का विरोध नहीं है। रंगभेद नीति का विरोध नहीं है। इसमें केवल सबहरा वर्ग एवं बुर्जुआ वर्ग का विचार है। इसलिए तीसरे विश्व के लिए उपयोगी नहीं है। तीसरे विश्व में समाजवाद के रंग साथ तीसरे विश्व में आपको समाजवाद के साथ रंगभेद नीति का तीसरे विश्व में आपको समाजवाद के साथ रंगभेद नीति का शोषण भी विद्वान है। तीसरे विश्व में समाजवाद के साथ रंगभेद नीति का शोषण विद्वान है।
उसने अपनी प्रसिद्ध रचना ब्लैक स्किन एंड व्हाइट मार्क्स 1752 में कहा, श्वेत प्रजाति के द्वारा आपको अश्वेत पर सांस्कृतिक प्रभुत्व स्थापित किया गया है। आधुनिक देखिए आपको आधुनिक यूरोपीय संस्कृति से एशिया अफ्रीका की भलाई नहीं हो सकती। निग्रो प्रजातियों के साथ भेदभाव को प्रदर्शित करने आपको नेग्रीच्यूड शब्द का प्रयोग किया गया। बल्कि हिंसक क्रांति का समर्थन देखिए, आपको हिंसक क्रांति का समर्थन। अब आपको आगे यहाँ देखिए हिंसक क्रांति का समर्थन देखिए। फैनन के अनुसार देखिए फैनन के अनुसार पश्चिमी बुर्जुआ उत्पादक भी है एवं परजीवी भी है, जबकि तीसरी दुनिया का बुर्जुआ केवल परजीवी है, उत्पादक नहीं है। जॉर्ज सोरेल की भांति उसने हिंसा का समर्थन किया। और फैनन की आवाज़ तीसरे विश्व की आवाज़ है, जिसने मार्क्सवाद वैकल्पिक व्यवस्था के बाद किया, जिसने आर्थिक तत्वों के साथ प्रजातीय भेदभाव एवं सांस्कृतिक आधिपत्य को केंद्रीय महत्व दिया। अतः उसे नव मार्क्सवादी कहा जाता है। अब इसकी आलोचना देखिए। फैनन की आलोचना देखिए। फैनन ने राष्ट्रीय आंदोलन की एकांगी व्याख्या की। मध्यम वर्ग के योगदान को नकारना उचित नहीं कहा। देखिए मध्यम वर्ग के योगदान को नकारना उचित नहीं है। अफ्रीकी नजरिए से राष्ट्रीय आंदोलन व्याख्या की। अफ्रीकी नजरिए से ही राष्ट्रीय आंदोलन व्याख्या की, व्यापक नजरिया नहीं अपनाया। अब कि फैनन की उपयुक्त आलोचना तार्किक नहीं। उनका चिंतन देश का की सीमाओं से परे। उन्होंने उपनिवेशवाद के विरोध का एक नया सिद्धांत दिया और उनका लक्ष्य हमेशा संपूर्ण मानव जाति की स्वतंत्रता ही था। देखिए आपको एक बार इसका निष्कर्ष देखिए। फैनन की उपयुक्त आलोचना तार्किक नहीं है। उनका चिंतन देश काल की सीमाओं से परे है। उन्होंने उपनिवेशवाद के विरोध का एक नया सिद्धांत दिया और उनका लक्ष्य हमेशा संपूर्ण मानव जाति की स्वतंत्रता ही था। यहाँ तक ये अध्ययन फिनिश का। इस अध्ययन को अध्ययन नंबर 20 आते हैं जॉन लॉस पे आते हैं। देखिए जॉन लॉस आपको यहाँ पर उसको देखिए। अध्ययन नंबर 20 आपको यहाँ पर जॉन लॉस RAWLS लॉस आपको देखिए। अध्ययन नंबर 20 आपको यहाँ पर जॉन लॉस इसको देखिए यहाँ पर। देखिए जॉन लॉस का जीवन काल 1921 से लेकर 2002 तक रहा। जॉन लॉस का जीवन काल 1921 से लेकर 2002 तक रहा। अब जॉन लॉस एक उदारवादी विचारक है, जिन्होंने उदारवादी व्यवस्था के अंतर्गत एक न्यायपूर्ण समाज स्थापित करने का प्रयास किया। लॉस का जन्म आपको 21 फरवरी 1921 को अमेरिका में हुआ। उन्होंने 1950 में लिखना प्रारंभ किया। तात्विक रूप से प्रथम विचार मिस्टिक एज फेयरनेस रीस्टेटमेंट सर्वप्रथम 1957 में प्रकाशित हुआ। वे हार्वर्ड विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र के प्रकाशित हुई, जिसमें समाज की रचना लॉस के न्याय का सिद्धांत देखिए। 20वीं शताब्दी में लॉस ने अपनी प्रसिद्ध रचना थ्योरी ऑफ जस्टिस में न्याय की संकल्पना को पुनः राजनीतिक चिंतन के केंद्र में स्थापित किया। लॉस के अनुसार न्याय समाज का केंद्रीय सद्गुण है। लॉस के अनुसार न्याय समाज का केंद्रीय सद्गुण है। मानवीय समाज द्वारा न्याय के नियमों का निर्माण किया गया। मानवीय समाज द्वारा न्याय के नियमों का निर्माण किया गया। अतः न्याय मानव के तार्किक चयन का परिणाम है। लॉस ने अज्ञान के पर्दे की कल्पना की, जहाँ व्यक्ति को अपनी प्रतिभा एवं क्षमता का ज्ञान नहीं था और भविष्य के समाज उसकी स्थिति क्या होगी उसके विषय में उसे ज्ञान नहीं था। अतः इस स्थिति में जब व्यक्तियों ने परस्पर समझौता करके न्यायपूर्ण समाज के निर्माण का प्रयत्न किया, तो उन्होंने स्वयं की स्थिति को सबसे वंचित रूप में रखा।
आपके रॉल्स के देखिए रॉल्स के न्याय सिद्धांत को अधिकतम न्यूनतम सिद्धांत मैक्सी मिनिमम देखिए मैक्सी मिनिमम प्रिंसिपल भी कहते हैं। जिसका अभिप्राय समाज में न्यूनतम स्थिति में रहने वाले लोगों के अधिकतम लाभ जिसका अभिप्राय समाज में न्यूनतम स्थिति में रहने वाले लोगों के अधिकतम लाभ। अब देखिए आप आगे हैं रॉल्स के न्याय का स्रोत देखिए रॉल्स के न्याय का स्रोत यहाँ देखिए रॉल्स अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर थे। रॉल्स का न्याय कांट के आदर्शवादी विचारों पर आधारित है। रॉल्स का प्रसिद्ध प्रसिद्ध कथन है कि आत्मन साध से पहले द सेल्फ इज प्रियर टू इट्स एंड। जो कांट की मान्यता व्यक्ति स्वयं में साध है से प्रभावित है। रॉल्स ने व्यक्ति गरिमा को अत्यधिक महत्वपूर्ण माना। रॉल्स ने समाज में पारस्परिक लाभ के लिए एक सहयोगात्मक चेष्टा वेंचर की संकल्पना की। अब देखिए रॉल्स का आपको आगे देखिए रॉल्स का वरीयता नियम देखिए आपको देखिए जॉन रॉल्स न्याय के सिद्धांत में सर्वप्रथम स्वतंत्रता को प्राथमिकता देते हैं। उनके अनुसार देखिए स्वतंत्रता का अधिकार प्रमुख एवं प्राथमिक है। यह अधिकार सभी को समान रूप से प्राप्त होगा। स्वतंत्रता को केवल स्वतंत्रता के लिए ही सीमित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। दूसरी वरीयता रॉल्स अवसर की समानता को देते हैं। तीसरी वरीयता न्यूनतम स्थिति में रहने वाले व्यक्तियों का कल्याण है। उनके अनुसार प्रत्येक प्रकार की सामाजिक आर्थिक विषमता समाप्त नहीं की जा सकती। सामाजिक आर्थिक विषमता स्वीकार योग्य है यदि वह समाज के न्यूनतम व्यक्तियों के लिए अधिकतम लाभकारी है। फिर आपको देखिए रॉल्स ने प्रख्यात में न्याय एवं तत्वात्मक न्याय में समन्वय स्थापित किया। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कल्याणकारी राज्य द्वारा लोगों की प्राथमिक वस्तुओं के समान वितरण के न्याय पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कल्याणकारी राज्य द्वारा लोगों की प्राथमिक वस्तुओं के समान वितरण के द्वारा न्याय का संभव है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कल्याणकारी राज्य द्वारा लोगों की प्राथमिक वस्तुओं के समान वितरण के द्वारा न्याय संभव है। अब देखिए रॉल्स के न्याय का राजनीतिक रॉल्स के न्याय रॉल्स के न्याय का निर्माण कल्याणकारी राज्य के अंतर्गत किया गया है। तब उसने न्याय को व्यवहारिक आधार प्रदान करने के लोकतांत्रिक राज्यों की पृष्ठभूमि को आवश्यक माना। इस संदर्भ उसने राज्य के कार्यों को निम्नलिखित भागों में बांटा। पहला आपको आवंटन जिसको अंग्रेजी बोलते हैं एलोकेशन। प्रतिस्पर्धी पूंजीवादी बाजारवादी व्यवस्था में राज्य के द्वारा कीमतों का नियंत्रण होगा और प्रगतिशील करारोपण किया जाएगा। अब दूसरा आपको यहाँ पर स्थायित्व स्टेबिलिटी आपको है। व्यक्तियों को पूर्ण रोजगार दिलाने का प्रयत्न किया जाएगा तथा सभी व्यक्ति रोजगार के चयन में स्वतंत्र होंगे। आपको देखिए आपको यहाँ पर स्थानांतरण है। आपको आगे आपको स्थानांतरण जिसको अंग्रेजी बोलते हैं ट्रांसफर बोलते हैं। जिसको अंग्रेजी बोलते हैं ट्रांसफर। देखिए सभी के लिए न्यूनतम आय की गारंटी होगी जिससे दीर्घकालिक रूप में न्यूनतम स्थिति में रहने वाले लोगों की आय में वृद्धि हो। पूंजीवादी प्रतिस्पर्धी व्यवस्था में मानवीय आवश्यकताओं को उपेक्षित करना कठिन है। अतः सभी के लिए न्यूनतम आय का प्रबंध करना चाहिए जिससे न्यूनतम स्थिति में रहने वाले लोगों के लिए अधिकतम लाभ हो। लाभ हो। अब वितरण जिसको अंग्रेजी बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। जिसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। समाज में संपत्ति का केंद्रीय वितरण समाज में संपत्ति का केंद्रीय वितरण यदि एक सीमा से अधिक हो जाए तो स्वतंत्रता एवं समानता अवसर की समानता। देखिए समाज में संपत्ति का केंद्रीय वितरण यदि एक सीमा से अधिक हो जाए तो स्वतंत्रता एवं समानता अवसर की समानता पर खतरा उत्पन्न हो जाता है। अतः रॉल्स ने उत्तराधिकार की संपत्ति और उपहारों के संदर्भ में भी करारोपण का समर्थन किया। अब रॉल्स की अन्य रचना देखा आपको पॉलिटिकल लिबरलिज्म 1993 में लिखा एवं और द लॉ ऑफ पीपुल्स 1993 में लिखा। अब की पार्थिव वस्तुओं के प्रकार आप यहाँ देखिए
प्राकृतिक वस्तु बुद्धि एवं स्वास्थ्य, प्राकृतिक वस्तु बुद्धि एवं स्वास्थ्य है। सामाजिक प्राथमिक वस्तु आपको, सामाजिक प्राथमिक वस्तु आपको अधिकार, स्वतंत्रता, संपत्ति एवं गरिमा का सम्मान आपको है। न्यूनतम स्थिति में रहने वाले लोगों को अधिकतम लाभ, न्यूनतम स्थिति में रहने वाले लोगों को अधिकतम लाभ से तात्पर्य, देखिए न्यूनतम स्थिति में रहने वाले लोगों को अधिकतम लाभ से तात्पर्य पार्थिव वस्तु के आवंटन से है। देखिए यह आवंटन केवल बदतर परिस्थितियों में लागू होता है तथा उसके पश्चात व्यक्तियों को स्वतंत्र प्रतिस्पर्धा के छोड़ दिया जाता है। अब देखिए लॉस के अनुसार ऐसी विषमता स्वीकार की जा सकती है जिससे वंचित लोगों का कल्याण हो। अब के रॉल्स के न्याय को क्षतिपूर्ति का सिद्धांत भी कहा जाता है, क्योंकि प्रतिभा से लोगों की प्रतिभा का प्रयोग करके वंचित लोगों का कल्याण किया जाएगा, जाएगा। आपके यहाँ पे प्राथमिकता का सिद्धांत देखिए न्याय सामाजिक कल्याण एवं कुशलता दोनों से प्राथमिक है। देखिए न्याय सामाजिक कल्याण एवं कुशलता दोनों से प्राथमिक है। अब देखिए समान स्वतंत्रता का अधिकार पहली प्राथमिकता है। अवसर की समानता दूसरी प्राथमिकता है। न्यूनतम स्थिति में रहने वाले व्यक्ति को न्यूनतम स्थिति में रहने वाले व्यक्तियों का कल्याण तीसरी प्राथमिकता है। लॉस के अनुसार इस क्रम में कोई भी परिवर्तन संभव नहीं है। अब रॉस के द्वारा उपयोगितावाद का खंडन। अब देखिए रॉस के द्वारा उपयोगितावाद का खंडन। देखिए रॉस ने बेंथम के अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख के सिद्धांत का खंडन किया। रॉस ने बेंथम के अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख के सिद्धांत का खंडन किया, क्योंकि उपयोगितावाद में प्रत्येक व्यक्ति की बजाय अधिकतम व्यक्तियों के सुख पर बल दिया जाता है। क्योंकि उपयोगितावाद में प्रत्येक व्यक्ति की बजाय अधिकतम व्यक्तियों के सुख पर बल दिया जाता है। रॉस का विचार को कांट की नैतिकता से प्रभावित है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को साध माना गया। रॉस के अनुसार आपको आत्मन साध से पहले प्रत्येक व्यक्ति का महत्व आपको समान है। अब इसका लॉस का आपको आलोचना देखिए। समुदायवादी के अनुसार लॉस ने व्यक्ति को एकांकी एवं अमूर्त अणु के रूप में देखा। समुदायवादियों के अनुसार लॉस ने व्यक्ति को एकांकी एवं अमूर्त अणु के रूप में देखा। समूह के सदस्य के बजाय अलग थलग रूप में देखा। मार्क्सवादियों के अनुसार व्यक्ति के पृथक समझौते की कल्पना नहीं की जा सकती। मार्क्सवादियों के अनुसार व्यक्ति के पृथक समझौते की कल्पना नहीं की जा सकती, क्योंकि व्यक्ति मूलतः वर्ग का सदस्य है। देखिए मैक्स पर्सन ने रॉस के उदारवाद को संशोधनवाद का नॉजिक ने रॉस की थ्योरी ऑफ जस्टिस की कटु आलोचना की। नॉजिक ने रॉस की थ्योरी ऑफ जस्टिस की कटु आलोचना करते हुए प्रक्रियात्मक न्याय को महत्वपूर्ण स्थान दिया था। कल्याणकारी राज की आलोचना की। नॉजिक ने रॉस की थ्योरी ऑफ जस्टिस की कटु आलोचना करते हुए प्रक्रियात्मक न्याय को महत्वपूर्ण स्थान दिया तथा कल्याणकारी राज की आलोचना की। अब देखिए निष्कर्ष हम देखिए रॉस के न्याय की अवधारणा में स्वतंत्रता एवं अवसर की समानता का बेहतर मिश्रण है। रॉस के न्याय की अवधारणा में स्वतंत्रता एवं अवसर की समानता का बेहतर मिश्रण है तथा न्याय की प्राप्ति के लोकतांत्रिक संवैधानिक मार्ग को जरा सहज एवं सुलभ माना। देखिए आपको तथा न्याय की प्राप्ति के लोकतांत्रिक संवैधानिक मार्ग को जरा सहज एवं सुलभ माना। रॉस ने न्याय एवं कल्याणकारी राज का अंतर संबंध प्रभावी रूप में स्थापित किया। रॉस ने न्याय एवं कल्याणकारी राज का अंतर संबंध प्रभावी रूप में स्थापित किया, जो 20वीं सदी का सबसे मौलिक योगदान माना जाता है। देखिए रॉस ने 1999 में द लॉ ऑफ पीपुल्स नामक परिरचना की। इसमें अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का उदारवादी आधारों पर निर्मित किया। रॉस ने अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के निम्नलिखित आधार बताएं। रॉस ने आपको देखिए अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के निम्नलिखित आधार बताया, जिसमें पहला आपका लोगों के बीच उचित व्यापार, तो दूसरा आपको सहकारी बैंकिंग, देखिए सहकारी बैंकिंग संस्था से उधार देखिए
दूसरा आपके यहाँ पर सहकारी बैंकिंग संस्था उधार, सहकारी बैंकिंग संस्थाओं से उधार। तीसरा आपको देखिए संयुक्त राष्ट्र की स्वीकृति, जिसे जिसे उन्होंने पीपुल्स परिसंघ कॉन्फेडरेशन ऑफ पीपुल्स का संयुक्त राष्ट्र की स्वीकृति जिसे उन्होंने पीपुल्स परिसंघ कॉन्फेडरेशन ऑफ पीपुल्स का। फिर आपको आगे यहाँ पर है देखिए उन्होंने द लॉ ऑफ पीपुल्स रचना में उन्होंने द लॉ ऑफ पीपुल्स रचना में 8 सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। पारा लोग मुक्त एवं स्वतंत्र है, लोग मुक्त एवं स्वतंत्र है, जिनका सम्मान अन्य व्यक्तियों द्वारा भी होना चाहिए। लोग मुक्त एवं स्वतंत्र है, जिनका सम्मान अन्य व्यक्तियों द्वारा भी होना चाहिए। अब दूसरा देखिए लोगों को संधियों का पालन करना चाहिए, लोगों को संधियों का पालन करना चाहिए। तीसरा समझौते में समझौते में सभी व्यक्तियों को समान माना जाए। समान माना जाए। अब चौथा आपके यहाँ पर क्या अहस्यप के कर्तव्य का पालन आपके यहाँ पर अहस्यप के कर्तव्य का पालन आपके यहाँ पर। पांचवा आपके यहाँ पर क्या है, पांचवा आपको लोगों को आत्मरक्षा का अधिकार। देखिए लोगों को आत्मरक्षा का अधिकार है, आत्मरक्षा के अलावा अन्य किसी आधार पर युद्ध नहीं होना, आत्मरक्षा के अलावा अन्य किसी आधार पर युद्ध नहीं होना चाहिए। आपको छठा पॉइंट आप क्या है, छठा पॉइंट आपको मानव अधिकार। देखिए मानव अधिकार का सम्मान आवश्यक है। आपको यहाँ पर सातवां पॉइंट क्या है, सातवां पॉइंट आपको देखिए युद्ध के दौरान निश्चित प्रतिबंधों का पालन। देखिए युद्ध के दौरान निश्चित प्रतिबंधों का पालन आपका है। आठवां पॉइंट आपके यहाँ अन्य व्यक्तियों की सहायता एवं न्यायपूर्ण राजनीतिक एवं सामाजिक व्यवस्था का निर्माण। देखिए आठवां आपको क्या अन्य व्यक्तियों की सहायता एवं न्यायपूर्ण राजनीतिक एवं सामाजिक व्यवस्था का निर्माण आपको है। आपको आठवां पॉइंट आपके क्या अन्य व्यक्तियों की सहायता एवं न्यायपूर्ण राजनीतिक एवं सामाजिक व्यवस्था का निर्माण आपको है। इस तरह से देखिए आपको अध्याय 20 पूरी तरह से फिनिश होता है। मतलब ये आपका अध्याय भाग 2 अब जो आपको वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर का पूरी तरह से फिनिश होता है। इसके बाद आपको जो भाग है वो आपको अगले वीडियो में चर्चा किया जाएगा।